उसका फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड के लिए क्या होता है, गैसेस में क्या होता है, किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है, क्यों ज्यादा होती है क्यों कम होती है। और न्यूटन ने एक वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फार्मूला डेवलप किया था, वो फार्मूला बनाना है, फिर उसमें गलती थी वो गलती पढ़ना है, गलती क्या की थी उसने। तो ये सवाल है, ये सवाल डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ये ऐसा सवाल लॉन्ग में आ चुका है कई दफा, शॉर्ट में अगर आएगा तो फिर वो स्टेप बता देगा किसी क्लास करेक्शन करने। तो इसका सवाल ये बनता है, डिस्कस द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, जो मैंने आप लोग नोट्स निकाल कर दिए, पेज नंबर कौन सा है 159 वो वाला, उधर वाला 159 उधर वाला 159। तो वेरियस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड बतानी है और डिस्कस द न्यूटन्स फार्मूला एंड डिस्क्राइब द लैप्लास करेक्शन इन इट। तो सुने बेटा, मैं सब बोर्ड पर लिख रहा हूँ, नोट्स में पढ़ते जाइए, जाओ तो लिखते जाओ, जो नोट्स है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्पीड ऑफ साउंड, पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि बेटा साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या फर्क होता है? क्या ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था, याद है? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। देखो, अगर मैं एक डोरी स्ट्रिंग वहां से बांध दूं और एक स्ट्रिंग का हिस्सा मेरे हाथ में हो, तो मैं इस स्ट्रिंग माने मीडियम है, इस मीडियम को अप एंड डाउन मूव करूंगा। जब मैं स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करूंगा तो वेव जाएगी आगे, क्योंकि वेव तो यूं जाएगी। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसी है और मीडियम ऐसे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव जो होती है वो मीडियम के परपेंडिकुलर होती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे बायोलॉजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन, ऐसे काटने को। जैसे अगर कोई, मेरा ख्याल है कोई क्या कहते हैं उसे, कोई अगर जो तने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तना, स्टेम कहते हैं ना, स्टेम नहीं, तना, तन्हा नहीं, भाई तो जैसे जल्दी समझो, अगर ये है, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो कहेंगे ट्रांसवर्सल सेक्शन, ऐसे काटने को कहते हैं, ऐसे काट, और ऐसे काटोगे तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे काटना, लॉन्ग अलोंग। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जिस साइड पे लंबाई है उसी साइड पे इस तरह से काटोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। तो अगर वेव की डायरेक्शन मीडियम के परपेंडिकुलर हो तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और अगर पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो साउंड कैसी वेव है? वो कैसे? जब मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ के एयर पार्टिकल जो है वो आगे कंप्रेस होते हैं, फिर रेयरफेक्ट कंप्रेस, इस डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते जाएंगे, वेव वहां चलती जाएगी, यानी वेव मोशन के पैरेलल है। ठीक है, तो भाई एक्सपेरिमेंट से पता ये चलता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दो चीजों पर डिपेंड करती है। बेटा प्लीज बात है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर एक, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम जितना इलास्टिक होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी, फास्टर मूव करेगी साउंड इलास्टिक मीडियम में, जितना रिजिड होगा उतनी स्लो हो जाएगी। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ साउंड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना डेंसर मीडियम होगा स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, जितना रेयरर मीडियम होगा, हल्का मीडियम होगा, उतनी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, डेंसिटी के इनवर्सली है, इलास्टिक प्रॉपर्टी के डायरेक्टली, और दोनों रूट हैं, दोनों या यूं कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया।
by combining वन एंड, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये डायरेक्ट समझ लीजिए कि फॉर्मूला बन गया E अपॉन रॉ, where E is the elastic property of medium. अब ये फार्मूला वैलिड है फार्मूला, तो स्पेशली हम ये फार्मूला सॉलिड्स के लिए बनाए कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या हो। सॉलिड में मतलब ये देखो जरा, ये सॉलिड है ना, अगर आप इस पे कान लगा के सुनेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो इस पे ट्रेवल कर रही है वो सॉलिड की स्पीड हो जाएगी, सॉलिड में हो जाएगी। तो देखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं इस पे। अगर ये सॉलिड है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी यहां पर रिप्लेस कर दी जाएगी यंग्स मॉड्यूलस से। इससे यंग्स मॉड्यूलस, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, उसके रेशियो को कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो अगर सॉलिड की बात की जाए तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूले में जहां पर E है वहां पर यंग मॉड्यूलस आ जाएगा, और ये फार्मूला अब स्पेशली इसके लिए बन चुका है, सॉलिड के लिए बन चुका है। बेटा चैट तो नहीं आ रही कोई इस पे? अच्छा, अच्छा, अगर ये फार्मूला लिक्विड में बनाया जाए, जैसे पानी में अगर हम आवाज दें और पानी में आवाज ट्रेवल करे, तो जहां पर यंग मॉड्यूलस आया है वहां पर आएगा शेयरिंग मॉड्यूलस। शेयरिंग वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बता दिया मैंने आपको जबानी। असल में जो फार्मूला हम पढ़ते हैं या आपको पढ़ाते हैं ना, ये गैसेस के लिए पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपको इसका इल्म ना हो, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम स्पीड गैस में होती है, ठीक है। सबसे फास्टर सॉलिड में, फिर गैस। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टर स्पीड ऑफ साउंड कौन से सॉलिड में होती है? स्टील में, स्टील में, क्योंकि स्टील जो होता है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। स्टील को अगर हम हाई प्रेशर से खींचना शुरू कर दें तो वो जो इतना बड़ा होगा ना, वो फैलता जाएगा, तार बन जाएगा, बिल्कुल बारीक होता जाएगा। इसे कहते हैं डक्टाइल होता है। एक चीज होती है ब्रिटल, एक होती है डक्टाइल। गिलास प्रेशर लगाऊंगा टूट जाएगा, ब्रिटल है। जो चीज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, इलास्टिसिटी ना हो, वो कहते हैं ब्रिटल है। जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा हो वो डक्टाइल है। तो स्टील डक्टाइल है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और एमंग सॉलिड सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्टील। अच्छा, अब ये हो गई बात। अब हमने जो बात चलानी है आगे, वो चलानी है गैसेस में, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। बेटा जैसे यहां पर यंग मॉड्यूलस आता है, ऐसे गैसेस में आता है बल्क मॉड्यूलस। जी, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस कहते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना तुम लोग रट्टा लगाना शुरू कर दोगे इसका। देखो बेटा, एक चीज होती है स्ट्रेस, एक चीज होती है स्ट्रेन। मैट्रिक में पढ़ा तो है आपने, लेकिन शायद आपको याद ना हो तो मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, आराम से सुनो, बहुत आसान बात है। बेटा स्ट्रेस कहते हैं ऐसे एजेंट को जो किसी चीज में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। डिफॉर्मेशन, बिगाड़, शक्ल बिगाड़ दे, लेंथ बिगाड़ दे, वॉल्यूम बिगाड़ दे, शेप बिगाड़ दे। तो किसी चीज की हालत बिगाड़ने वाला एजेंट क्या कहलाता है? स्ट्रेस। अब जो
गैस है उसकी शक्ल बिगाड़ता कौन है? प्रेशर। जब तुम गुब्बारे को दबाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो शक्ल डी शेप हो जाएगी। तो प्रेशर का जो चेंज लाओगे ना तुम, प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा है उसके ऊपर, जब तुम उसमें चेंज लाओगे तो वो डी शेप हो जाएगा। तो जो मॉड्यूलस होता है ना कोई भी, वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस कहते हैं उस एजेंट को जो शक्ल बिगाड़े, और स्ट्रेन कहते हैं उस शक्ल को जो बिगड़े। जैसे गैस का वॉल्यूम बिगड़ता है, गैस का वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो मॉड्यूलस कहलाता है। तो ये देखो बल्क मॉड्यूलस, ऊपर आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रेशर का जो चेंज है वो गैस की शक्ल बिगाड़ेगा। गैस की शक्ल इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चेंज होगी, तो ये शक्ल जो बिगड़ेगी वो वॉल्यूम की फॉर्म में होगी। और ये नेगेटिव इसलिए लगाया कि आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि प्रेशर में और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए माइनस लग गया है। ये कोई बात? ये इस तरह यंग मॉडुलस का साइन बाई होता है, इस तरह गैस के लिए यंग मॉडुलस नहीं होता, बल्क मॉडुलस होता है। तो बल्क मॉडुलस का सिंबल बी होता है, ठीक है। तो इधर देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला, किसी भी मटेरियल में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला होता है, ये होता है E अपॉन ρ। तो यहां पर क्या बनेगा? B अपॉन ρ। अच्छा खासा ये फार्मूला डेवलप हो चुका था गैसेस के लिए, लेकिन सर इसहाक न्यूटन आए। इसहाक न्यूटन आए थे थोड़ी तब। अच्छा एक बात बताऊं, बाद और बात आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूं, और बाद और मजाक नहीं कर रहा हूं तो आपको लगता है मजाक। मैंने कहा इसहाक न्यूटन, बेसिकली आइजैक कहते हैं हजरत इसहाक को, जैसे एडम कहते हैं हजरत आदम को, अब्राहम कहते हैं हजरत इब्राहिम को, जोसेफ कहते हैं हजरत यूसुफ को, डेविड कहते हैं हजरत दाऊद को, समझे, जैकब कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। इस तरह इसहाक कहते हैं आइजैक, उनकी ज़बान में आइजैक है। तो मैंने इसलिए इसहाक को कहा, मैंने कहा अपने दोस्त है ना वो पाकिस्तान इसहाक, तो नाम मैंने इसलिए छोड़ा। तो न्यूटन साहब आए, न्यूटन साहब ने गैस के फार्मूले को मजीद क्या करना चाहा, आसान या उसको सिंपलीफाई। अब हमने देखना है कि न्यूटन की रिसर्च क्या कहती है, न्यूटन ने क्या किया था। सुने, न्यूटन ने अपनी एक रिसर्च पेश की। न्यूटन ने कहा गैसेस में यानी हवा में जब आवाज चलती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये उसका रिसर्च की उसकी थॉट थे, ये सही गलत वो बाद में देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड ट्रेवल आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। जब साउंड मूव करती है, जब आवाज चलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। न्यूटन से पहले एक साइंसदान था रॉबर्ट बॉयल, 1660 में बॉयल लॉ पेश किया। बॉयल तो इसलिए न्यूटन ने यूज किया बॉयल्स लॉ, ही यूज्ड बॉयल्स लॉ। सुने, बॉयल लॉ क्यों यूज किया, गैस था ना और टेम्परेचर क्या था। तो बॉयल ने क्या कहा कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ याद आया? शायद तुमने फर्स्ट में पढ़ लिया हो, पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ लिया, बस काफी हमारा काम है। V1 is equal to V2 यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है अगर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए फॉर अ गिवन मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? अच्छा अब सुने, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने कहा फर्ज करें कि जब मैं बात या आवाज प्रोड्यूस
कर रहा था उस वक्त प्रेशर था P, वॉल्यूम था V। जब मैंने बात की यानी साउंड को मैंने जनरेट किया, तो जब मैं यहाँ साउंड जनरेट करूंगा तो यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होगा मॉलिक्यूल। तो प्रेशर जो पहले था वो कितना था P, बात करने के बाद प्रेशर कितना चेंज हो गया डेल्टा P से P था, P में डेल्टा P बढ़ गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया डेल्टा P। बॉयल कहता था प्रोडक्ट ऑफ पहला प्रेशर एंड पहला वॉल्यूम बराबर है सेकंड प्रेशर सेकंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्लियर? ये कौन कर रहा है? ये न्यूटन कर रहा है अपने फार्मूला बनाने के लिए। उसने कहा भाई ये ऐसा है PV, अब ये P से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज PV, P से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज P डेल्टा P। आपको शायद याद हो चैप्टर 5 केमिस्ट्री में ये वर्क डन कुछ होगा, ये से मल्टीप्लाई हुआ B डेल्टा P, ये से मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा P डेल्टा P। उसने ये पीवी कैंसिल कर दिया बिकॉज ये प्लस का था, यहां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये V डेल्टा P यहां ले आया, माइनस का V डेल्टा P बराबर है P डेल्टा V। और मेरे बच्चों न्यूटन ने इसको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? क्यों कर दिया? इसलिए इग्नोर कर दिया कि उसने कहा कि ये चेंज इन प्रेशर है, दिस इज द माइन्यूट चेंज इन प्रेशर and this is the minute change in volume. The product of two minute changes is also minute, यानी दो छोटी चीजों का प्रोडक्ट और छोटा हो जाता है, इसलिए उसने कहा इसको इग्नोर कर। ठीक है, अभी लिखे नहीं, समझे जरा इसको, यहाँ तक समझ में आ गई? तो न्यूटन ने क्या कहा? साउंड ट्रेवल, जब साउंड चलती है टेम्परेचर कांस्टेंट, वी यूज और ये बॉयल लॉ सॉल्व करता है। आप माइनस का V डेल्टा P अपॉन डेल्टा P बराबर किसके आगे? ये देखो बेटा, ये बल्क मॉडुलस लिखा हुआ है, आप जानते हो कि ये भी यहां आ सकता है, जानते हो ना? फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये वाला हमारे ऊपर आ सकता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? माइनस, ये V ऊपर ले जाओ, V डेल्टा P, नीचे क्या लिखा है? सेम चीज। तो उसने इसकी जगह क्या लिख दी? तो न्यूटन ने कहा आइंदा कोई बल्क मॉड्यूलस ना लिखे। उसने कहा आइंदा वेलोसिटी ऑफ साउंड के फार्मूले को v अपॉन रॉ के बजाय p अपॉन रॉ लिखो। ये था न्यूटन्स फार्मूला, समझे? उसने ये बात साबित की थी कि बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर होता है, तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो वही डाल दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? रिसर्च सही थी या गलत थी वो बताता हूं। खैर ये फार्मूला ड्राइव हो गया, उसने v की जगह क्या डाल दिया? क्योंकि उसने ड्राइव किया था, प्रूफ किया था कि v बराबर। पता ये चला कि जब इस फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड निकाली गई तो पता ये चला 16% वैल्यू कम निकली, 16% एरर इस फार्मूले में नापा गया, किया गया। ये कोई बात नहीं आता है बेटा, है कुछ नहीं, बल्क बल्क है। उसने कहा बल्क मॉडुलस प्रेशर पे लिख सकते हैं। तो उसने जो फार्मूला बनाया वो मतलब 100% एक्यूरेट नहीं निकला, फार्मूले में मिस्टेक आ गई, एरर आ गई। फार्मूला कैसे चेक करते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं और फार्मूला वैल्यू निकालते हैं तो वो मैच करते हैं, तो सही नहीं आई, 16% फर्क था, 16% कम निकली। स्पीड ऑफ साउंड 0 पर होती है 332 बताऊं बात, इससे निकली 286, तो उससे फिर पकड़ गलती थी। फिर एक साइंटिस्ट आए, वो बेसिकली साइंटिस्ट नहीं थे, वो थे मैथमेटिशियन। उनका नाम था, उनके अल्मीनियम का नाम था लेप्लास। लेप्लास लेप्लास
ये फ्रांसीसी फ्रेंच थे मैथमेटिशियन थे लैप्लास। इन्होंने पहली बात न्यूटन को कही, मतलब तरीका बोलने का बोल रहा हूँ, जो मर चुका था न्यूटन को। लैप्लास ने कहा साउंड ट्रेवल्स एडियाबेटिकली नॉट आइसोथर्मल। टेम्परेचर चेंज आएगा, न्यूटन ने क्या कहा था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो न्यूटन गलत कह रहा है, गलत। ठीक, तो लैप्लास ने कहा कि भाई आप गलत कह रहे हो, जब साउंड ट्रैवल करती है टेम्परेचर में चेंज, बट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, एनर्जी क्या रहती है उसे कहते हैं एडियाबेटिक, यानी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। एनर्जी कांस्टेंट रहने को कहते हैं एडियाबेटिक। ये तो इंशाल्लाह जिंदगी रही, तुम लोग पढ़ लिख के अगर पास होगा अगले साल बता, मैं बदवा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा बेटा। टेस्ट में इतना नंबर तुम्हारे, वाह वाह। तो साउंड ट्रेवल एडियाबेटिकली नॉट आइसो। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए करेंगे आगे, तो टैक्स नहीं दिया तुमने तो। अच्छा, साउंड ट्रेवल। अच्छा, अब जिस तरह ये बॉयल्स लॉ था, उसमें आज न्यूटन ने क्या यूज किया, बॉयल्स लॉ, बट लैप्लास यूज्ड एडियाबेटिक लॉ। व्हिच लॉ? एडियाबेटिक लॉ। अब एडियाबेटिक लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिक जो बॉयल्स लॉ है, एडियाबेटिक लॉ थोड़ा सा चेंज है। ये है एडियाबेटिक लॉ, गैमा है बेसिकली। ये मैं गैमा आर जैसे आर भी आर जैसे बताता हूँ, तो ये गैमा है बेसिकली, मैंने गैमा बना, पावर है यानी ये पावर होती है। फर्क क्या है इसमें, P1 V1 बराबर P2 V2 है, ये P1 V1 गैमा बराबर P2 V2 गैमा। ये बॉयल्स लॉ है, ये तुम लोग जानते हो, वो तुम लोग नहीं जानते, मगर ऐसा है। ठीक है, तो इसने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसने कहा था हीट एनर्जी कांस्टेंट है। ही यूज बॉयल्स लॉ और उसने यूज किया एडियाबेटिक लॉ। उसने वही काम किया, देखे पहले प्रेशर को P माना, फिर V माना गैमा, फिर उसने माना P प्लस डेल्टा P और V प्लस की पावर गैमा, और इसको सिंप्लीफाई किया, जो मैं नहीं करवा रहा। अगर आप जिद करेंगे तो करवा दूं। आप सिलेबस में नहीं है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही गॉट, आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, इसलिए करवा दूंगा कि आप कहेंगे सब आता ही नहीं होगा, इसलिए करवा दूंगा, अभी करवा। ठीक है, सिलेबस में ये भी नहीं था, मगर ये चूंकि इस काबिले फहम था, समझ में आने वाला था, तो मैंने इसको नोट पे डाल दिया, थोड़ा बड़ा किया सवाल में नंबर पूरे में, वरना बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ ये और डायरेक्ट ही कर दो, उसने ये यूज करते हुए ड्राइव कर दिया। तो ड्राइव कैसे किया मैंने बता दिया। अच्छा, जब इस फार्मूले को उसने क्या किया, यूज करके सिंपलीफाई किया, तो इसने जो रिजल्ट निकाला, इसने क्या निकाला, B बराबर P, इसने निकाला B बराबर P गैमा। क्या निकाला, B बराबर प्रेशर, उसने कहा नहीं B बराबर प्रेशर नहीं, B बराबर प्रेशर इनटू गैमा। सो लैप्लास ने कहा आइंदा फार्मूला B अपॉन रॉ के बजाय P गैमा अपॉन रॉ लिखा जाए, तो बेटा जो 16% कमी आ रही थी डेफिशिएंसी, वो गैमा लगने से पूरी हो गई। इसीलिए कहते हैं, ये देखो, इसीलिए कहते हैं लैप्लास, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसने सिर्फ गैमा लगाया था इसके साथ, तो उसने कहा लैप्लास करेक्शन, जैसे सही कर, जैसे आपने एक मजमून लिखा, आपने आपको लिखा है, आपको कहा बेटा ये ऐसे कर लो थोड़ा सा,
तो करेक्शन रीसेट रीअरेंज तो इसे कहते हैं करेक्शन। तो ये पूरा सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम नोट्स में पढ़ लीजिए। वैल्यू होती है तो गैमा की वैल्यू होती है एयर के लिए 1.41 होती है। मेरा बेटा सॉलिड के लिए नहीं होती, फार्मूला गैसेस के लिए पढ़ा। गैमा सॉलिड में होता ही नहीं, ठीक है। आपको बहुत शौक है ना, सेकंड ईयर में अगर आप आएंगे तो बता दूंगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो जो भी पढ़ाएगा आपको वो तो बताएगा गैमा क्या होता है। गैमा असल में रेशियो होती है सीपी सेकंड ईयर में। अच्छा मैं ये कह रहा था, पढ़ ले जरा तो रीड तो करें। ये बेटा किस चीज में 5 मिनट रहे हैं? गाड़ी बन रहा गराज में आधा घंटा पड़ा, बल्कि अभी प्रूफ कराऊंगा ना, पैसे टाइम लग जाएगा। उन लोगों ने देर की कराएंगे कराऊं। हां बेटा टीचर किस लिए होता है? बुक पढ़ाने के लिए। तो जो कमी बेशी होती है बुक में वो टीचर ही पढ़ाएगा ना, तुमने ये लिखना है सब, ठीक है। नंबर चाहिए, बस ये करना है सब, जैसे नोट लिखा वैसे करो। अच्छा टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन अभी सुन लेंगे, इससे पहले कि टॉपिक खत्म हो गया है, जरा बुक तो निकालें। अभी ये टॉपिक अगले हफ्ते चलेगा। अभी एक सवाल मैंने कंप्लीट करवाया, न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड। बुक निकाले, चैप्टर 8 मैं आपको वो बता रहा हूँ, पेज नंबर निकालेंगे। पेज नंबर 283, पेज नंबर 283 बुक निकालें बेटा, पेज नंबर 283 न्यूमेरिकल नंबर 5। ये खुद करना है, जरा देखो। ये प्रेशर दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, रॉ डेंसिटी दी हुई है, जस्ट पुट करो और आंसर निकालो। वो तो कर ही सकते हैं। ये सवाल जरा नोट दो, ये सवाल जो है ये पेपर में आ चुका है। बेटा नोट्स में पेज नंबर 172, मगर एक मिनट, ये भी दूसरे फॉर्मूले जी। पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 9, 171 क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट आपने निशान लगाना इस पे, वैल्यू पुट करनी है और ये निकालना। अच्छा अभी जो मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट किया है, इस फार्मूले में प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अगले वो फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें टेम्परेचर, ये सवाल है रीजनल पेपर में, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल पेज नंबर 170 पर मौजूद है, 2012 में आया नोट्स में। नोट में पेज नंबर 170, पेज नंबर 170 ये मौजूद है। ये तुमने पहले से लगाया हुआ इंपॉर्टेंट है। हाँ ये 2012 में ये सवाल आया है,
कि भाई प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। अब आप बताएं, मतलब देखें तो बोल के बताएं क्या होना चाहिए। उसको छोड़े, उसको मत पढ़े, इसको बताएं, इसको लेकर शाबाश। प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि डायरेक्टली है, तो मैं ये कह सकता हूं, मतलब बाहर तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर को बढ़ाना होगा थोड़ी बढ़ेगी, प्रेशर को 4 टाइम करूंगा तो ये 2 टाइम हो जाएगी 2 से, लग रहा है ना ऐसा। लेकिन याद रखना, प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैसे क्यों नहीं पड़ता सर, फार्मूले में तो लिख रहा है, पढ़ रहा है। मैं आपको समझाता हूं, आप क्या देखें एक बात। मैंने प्रेशर बढ़ाया, सुने, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, ये बताओ प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी, तो जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ गई। यानी प्रेशर बढ़ाया, डेंसिटी भी, अगर प्रेशर डबल करूंगा डेंसिटी डबल हो जाएगी, डबल डबल कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात। अब वो साइंटिफिक रीजन पढ़ लो, पेज नंबर 170 पे रीजन पढ़ लो, डिस्कस द प्रेशर इफेक्ट। ये दोनों है ना बताने के लिए टाइम, कुछ भी बता रही होंगे, ये काफी नहीं क्या? पढ़ लिया? yes. अब ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, आप मेरे मैथ के स्टूडेंट कौन हैं? तुम पढ़ते बाहर हो बेटा, तो हम भी कराए क्या? मैं कह रहा हूं मैथ तो पहला भाई। ये बताओ बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है? समझ में नहीं आया। इसकी वजह ये है कि ये फार्मूला, इस तरह a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है ना, इस तरह b + डेल्टा v की पावर गामा का भी एक, वो बायनोमियल थ्योरम से होता है। ये